जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल कौशल जी के जीएस क्लासेस पर। तो आज हम सभी एक लंबे समय के बाद, लगभग 15 से 20 दिन के बाद आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक नए सेशन पे। और आज से आप सभी का अनवरत क्लास चलेगा। कुछ दिन बीच में जो है कि एग्ज़ाम वगैरह होने के कारण जो है कि थोड़ा सा अनियमितता हुआ, लेकिन अब आप आज से लगभग आगे का जो क्लास रहेगा वह लगभग आपका लगातार चलते रहेगा। तो आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा लंबे दिन के बाद जो मिल रहे हैं, थोड़ा सा जो है कि गैपिंग हो जाता है पढ़ाई में, लेकिन आप लोग लगातार पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी के लिए हम बहुत सारा प्लेलिस्ट में वीडियो इतना है कि आप अगर उतना भी रिवीजन कर लेते हैं तो आपके लिए उतना सफिशिएंट है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए आज के हम इस सेशन का शुरुआत करेंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है वह आपको आगे पता है कि 2 से 3 महीना के बाद एनटीपीसी का पेपर चालू होने वाला है। और रेलवे के अंतर्गत बहुत सारा वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। अभी आप लोग देख रहे होंगे आज ही जो है कि रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जो है कि आपका वो कुछ मतलब कि उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अभी उसका पूरा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि किस बोर्ड में कितना पोस्ट है, लेकिन उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आप लोग देखे होंगे। तो उसके बाद फिर से आपका जो है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, फिर आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम होगा, फिर एसएससी जीडी का भी पेपर है, उसके बाद फिर आपका अग्निवीर का भी पेपर है, उसके बाद बिहार के अंदर में बिहार एसएससी का भी एग्जाम होने वाला है, फिर बिहार सीजीएल का होगा, बिहार एसआई का होगा, यानी बहुत सारा पेपर है। आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। तो चलिए आज के में सेशन का शुरुआत करते हैं। और आप सभी के लिए हम स्पीडी का एक एक सेट जो पीछे में दिया गया है उसको हम डेली खत्म करेंगे, साथ में करंट अफेयर्स भी और भी बहुत सारा बुक हम साथ में लेके चलेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के हम इस सेशन का शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला सवाल आप लोगों के लिए बताइएगा, भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा राज्य सब्जी का उत्पादन करता है? देखिएगा, किसी भी एग्जाम में 60% प्रश्न इजी रहता है और वो जो इजी प्रश्न रहता है वही रिजल्ट बनाता है। और जितना भी आप कहीं भी कोई भी कोचिंग पढ़ लीजिए, लेकिन आपका जो हार्ड क्वेश्चन रहता है और जो थोड़ा सा नया क्वेश्चन रहता है वो कहीं का टीचर नहीं बताता है, जो हकीकत है, ठीक है। और जो घिसा पिटा क्वेश्चन रहता है वो सबके कोचिंग से लड़ता है। भले आपका 1-2 क्वेश्चन अपवाद में रहता है, लेकिन आपका जो बेसिक क्वेश्चन 60 रहता है, अगर आप उसमें अच्छा कर जाइएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला सवाल है, भारत में सबसे अधिक मात्रा में बताना है कि सब्जी का उत्पादन कौन सी राज्य करती है। तो आप लोग बताइएगा उत्तर प्रदेश। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक मात्रा में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक मात्रा में सब्जी का उत्पादन उत्तर प्रदेश करती है। और पूरे विश्व लेवल पे भारत जो सब्जी का उत्पादन करती है वो दूसरे स्थान पे करती है। तो बात करते हैं पहले स्थान पे सब्जी उत्पादन में कौन सा देश है। तो पहले स्थान पे सब्जी उत्पादन में याद रखिएगा, चाहे वो चावल रहे, चाहे वो गेहूं रहे, चाहे वो सब्जी रहे, तीनों में मारेंगे चाइना। क्या मारेंगे? तीनों में चाइना। और उसके बाद तंबाकू के उत्पादन में भी पहला स्थान किस देश का है? तो याद रखिएगा कि तंबाकू के उत्पादन में भी आपका चाइना पहले स्थान पर है। और भारत के अंदर में तंबाकू की सबसे अधिक उत्पादन जो करती है वह आंध्र प्रदेश करती है। तो आपको जुगाड़ से याद रखवा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम तंबाकू खाते हैं और ये बगल वाले साथी हमारे तंबाकू नहीं खाते हैं, तो क्या करते होता है अक्सर कि जैसे हम तंबाकू लगा रहे हैं और ऐसे जो झाड़ते हैं ना, तो वो जो धूल निकलता है वो बगल वाला आदमी अंधा हो जाता है और छींकने लगता है, खांसी आ जाता है। इसका मतलब तंबाकू से अंधा हो रहा है आदमी, तंबाकू से अंधा हो रहा है, यानी आंध्र प्रदेश। तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश करती है। और अगर पूछेगा पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में चाइना करती है। कौन करती है? चाइना। और याद रखिएगा कि भारत के अंदर में तंबाकू अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? तो भारत के अंदर में तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में है। और आपको पता है, आपको हम कुछ दिन पहले भी ट्रिक दिए थे कि जैसे राजमुंद्री है, कैसे हमको याद रहेगा अनुसंधान संस्थान तंबाकू का राजमुंद्री में है? तो जैसे कोई भी देखते होंगे घर का सदस्य, जब हमारे पिताजी दादाजी जब नहीं खाते थे तंबाकू, तो जब उनका बेटा या फिर उनका जो आगे आने वाला पीढ़ी है अगर वो तंबाकू खाना शुरू कर देता है, तो दूसरा आदमी बोलता है करे यार तुम तो अब राज करने लगा। क्या करने लगा? राज, यानी तुम्हारा राज हो गया है, कोई बोलने वाला तुमको नहीं है। इसका मतलब तंबाकू में राज हो रहा है, यानी राजमुंद्री।
और तंबाकू खाने से आदमी बगल वाला अंधा हो रहा है, यानी आंध्र प्रदेश। लेकिन तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय बोलेगा कहाँ है, तो तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, गुंटूर है, जो कि आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। गुंटूर और राजमुंद्री दोनों आंध्र प्रदेश में है, क्योंकि आंध्र प्रदेश ही सबसे बड़ा इसका उत्पादक देश है, ठीक है, सॉरी राज्य है। और बता देते हैं भारत के अंदर में मिर्च शहर के नाम से, भारत के अंदर में जो मिर्च शहर के नाम से जानते हैं वो भी गुंटूर को ही जानते हैं, मिर्च वाला शहर के नाम से, ठीक है। और मिर्च जो है या काली मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन भी आंध्र प्रदेश ही करती है। और मिर्च में विटामिन सी मिलता है, विटामिन सी मिलता है मिर्च में, याद रखिएगा। और आप लोग को बता दें विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी अगर हो जाएगा तो घाव जल्दी से सही नहीं होगा। घाव जैसे घाव वगैरह होता है शरीर में, तो घाव को भरने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। यानी खट्टा पदार्थ जब आप अधिक से अधिक खाइएगा तब आपका घाव जल्दी भर जाएगा। वहीं मूत्र जो विसर्जन करते हैं उसमें भी विटामिन सी मिलता है। मूत्र में कौन सा विटामिन, विटामिन सी। और याद रखिएगा कि मूत्र का पीएच मान जो होता है वो 6 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं कि आपको पता है कि बच्चा सब में हम लोग क्या करते थे कि जब घाव वगैरह या कहीं कट जाता था ना, वहां पर अगर पेशाब कर देते थे उस अंग पे तो आपका घाव जल्दी छूट जाता था। इसका मतलब उसमें विटामिन सी रहता है मूत्र में, यानी घाव भरने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता। अब प्लस में मूत्र में भी कौन सा विटामिन, विटामिन सी की आवश्यकता। वहीं विटामिन डी को सुंदरता वाला विटामिन भी कहते हैं, सॉरी विटामिन डी को हार्मोन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन या यौवन वाला विटामिन या जनन क्षमता को बढ़ाने वाला विटामिन कहते हैं विटामिन ई को। यानी विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। कौन सा रोग होता है, बांझपन, यानी कि आपको बच्चा वगैरह नहीं होगा, तो विटामिन ई की कमी से। और याद रखिएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। क्या होता है, टेकोफेरॉल। और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी हमारे शरीर में हड्डी के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। इसीलिए विटामिन डी की कमी से हड्डी में जो आपका रोग होता है वो कैल्शियम की कमी से या विटामिन डी की कमी से होता है, याद रखिएगा। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। रिकेट्स यानी कि जो हड्डी को प्रभावित करती है, जिसको सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। वहीं विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग। और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है, थायमीन। और विटामिन सी का रासायनिक नाम हो गया एस्कॉर्बिक। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टेकोफेरॉल। विटामिन ई का टेकोफेरॉल। और विटामिन के का फिनोक्विनोन। विटामिन के का फिनोक्विनोन। और विटामिन के के कारण ही याद रखिएगा रक्त का थक्का बनता है। रक्त का थक्का विटामिन के कारण ही बनता है। वहीं विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकावालामिन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकावालामिन होता है। और विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम। और कोबाल्ट का जब नाम लेंगे तो कोबाल्ट का परमाणु संख्या याद आना चाहिए, 27 होता है। कितना होता है, 27 होता है। वहीं विटामिन बी12 का रंग जो होता है वो गुलाबी होता है। कैसा होता है, गुलाबी होता है। और विटामिन का आविष्कार करता फंक है। विटामिन का आविष्कार करता फंक है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग 12 जनवरी को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। यह मनाना कब से शुरू किए हैं, तो याद रखिएगा 1985 से। 1985 से राष्ट्रीय युवा दिवस। आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती हम लोग प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। वहीं विश्व युवा दिवस पूछेंगे तो 12 अगस्त। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। 12 जनवरी। और याद रखिएगा 12 अगस्त को जो विश्व युवा दिवस मनाते हैं उसी दिन हम लोग हाथी दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं, हाथी दिवस। यानी हाथी दिवस और विश्व युवा दिवस दोनों 12 अगस्त को मनाते हैं। वहीं उससे अगर हम 2 दिन कम आ जाएंगे 10 अगस्त, तो 10 अगस्त को हम लोग मनाते हैं शेर दिवस। कौन सा दिवस, शेर। यानी लायन मतलब क्या होता है, शेर होता है।
है। लेकिन टाइगर डे अगर बोलेंगे तो टाइगर डे मनाते हैं 29 जुलाई को। कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं टाइगर डे, याद रखिएगा, यानी बाघ दिवस। और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, और बाघ का जो आपका वैज्ञानिक नाम होता है बाघ का, वो होता है पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस। पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस, याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ का है। और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वह हाथी है। विरासत लग जाएगा तो हाथी, क्योंकि विरासत का मतलब होता है अपना जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है भारत का। क्योंकि आपको पता है विरासत पशु हाथी को रखने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्यों है? क्योंकि जब भारत का संविधान का निर्माण किया जा रहा था संविधान सभा के द्वारा, तो संविधान सभा के प्रतीक चिन्ह के रूप में हाथी को ही रखा गया था। किसको रखा गया था? हाथी को। इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं वो हमारे विरासत के रूप में है, क्योंकि अभी का जो संविधान है जो 1950 को जो लागू हुआ था उसी को हम फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब वो हमारे विरासत के रूप में है। तो 2010 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को घोषित किया गया। और भारत के अंदर में हाथी के लिए आप समझिएगा, हाथी के लिए सबसे प्रसिद्ध अभयारण्य है आपका पेरियार। कौन सा है? पेरियार। पेरियार जो आपका हाथी रिजर्व है वह याद रखिएगा कहाँ में है? तो केरल में है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य हाथी के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ में? तो केरल में। और याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत के अंदर में कितने हाथी रिजर्व है, जैसे टाइगर रिजर्व पूछता है। टाइगर रिजर्व भी 56 गो हो चुका है भारत में। अभी टाइगर रिजर्व टोटल 56 हो गया है। और सबसे अधिक जो आपका टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, लगभग 18 टाइगर रिजर्व है अकेले मध्य प्रदेश में, इसीलिए टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जानते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किस व्यक्ति को जानते हैं, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांखला को। किसको जानते हैं? कैलाश सांखला को जानते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से। और याद रखिएगा कि भारत के अंदर में हाथी रिजर्व की संख्या अगर पूछेगा कितना है, तो हाथी रिजर्व की संख्या टोटल 33 है। ये दोनों प्रश्न भैया याद रखिएगा, करंट अफेयर्स के तौर पे और स्टैटिक प्रश्न के तौर पर भी किसी भी एग्जाम में छप सकता है। पहला कौन? तो टाइगर रिजर्व की संख्या पूछेगा वर्तमान समय में भारत में कितनी है, तो 56 है। कितना है? 56। और 56वां कौन है यह भी पूछेगा, तो 56वां जो है वह गुरु घासीदास है। कौन है? गुरु घासीदास है, जो कि अपना छत्तीसगढ़ में है। कहां में है? छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो बना है भारत का सबसे लेटेस्ट बना है 56वां नंबर का छत्तीसगढ़ में, यानी 6 से 56, 6 से छत्तीसगढ़, 6 से 56, 6 से छत्तीसगढ़। और याद रखेगा कि अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं कीजिएगा तो आपको 56 के उम्र में भी जाके आपको घास गड़ना पड़ेगा या घास काटना पड़ेगा। समझ में आया? इसका मतलब 56वां छत्तीसगढ़ और घासीदास क्या हो जाएगा? घासीदास। गुरु घासीदास बहुत फेमस व्यक्ति थे, भारत के लिए काम करते थे, मतलब बहुत छोटे छोटे समुदाय के लोगों के लिए काम करते थे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जो कि सतनामी विद्रोह से भी संबंधित थे, आप लोग को पता होगा। वहीं अगर बात करते हैं कि 33वां नंबर का हाथी रिजर्व कौन बना है सबसे लेटेस्ट, तो 33वां नंबर का हाथी रिजर्व बना है तराई हाथी रिजर्व। कौन सा? नहीं कहते हैं जब कोई बड़ा बड़ा नदी सब रहता है तो उसके साइड वाला जो हिस्सा गड्ढा वाला रहता है, नहीं कहते तराई, नहीं कहते हैं तराई। जैसे आप लोग घर बनाते होंगे तो घर में जो पहले हम लोग तरी को पहले खानते हैं, तरी को खान के उसमें जो है कि अच्छा से ईटा वगैरह देते हैं जो कि आधार उसका मजबूत हो तो घर अच्छा बनेगा। तो उसी तरह से याद रखिएगा तराई हाथी रिजर्व जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो भारत का सबसे नया हाथी रिजर्व बना है। कितना नंबर का? तो 33वां नंबर का। और 56वां नंबर का टाइगर रिजर्व। और आपको हम दोनों चीज बता दिए। हाथी दिवस पूछेगा तो 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस के दिन, और अगर आपसे पूछेगा अभी टाइगर रिजर्व तो 29 जुलाई को, आप याद रखिएगा। और भारत के अंदर में टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में इंदिरा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। याद रखिएगा, बहुत ही फेमस सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल, विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड बना था जिन्होंने अपने यहाँ के महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया था। किस वर्ष? तो आप लोग याद रखिएगा 1892 में। 1892 में विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड बना था जिन्होंने अपने यहाँ के महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। जब विश्व ने पहली बार 1892 में दिया न्यूजीलैंड ने, तो आपके माइंड में आना चाहिए बात
बात की भारत में पहली बार महिलाओं ने वोट किस वर्ष दी, तो याद रखिएगा कि 1919 का जो अधिनियम था, 1919 का अधिनियम जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, उसी अधिनियम के तहत ब्रिटेन सरकार ने नियम कानून बना के भेजा भारत में। और भारत के अंदर में पहली बार महिलाओं ने जो वोट देने का काम की वो 1926 में। अगर आपसे अधिनियम पूछेगा तो 1919 मारिएगा, और अगर पूछेगा किस वर्ष दे दी तो 1926 में दे दी, 1926 में दे दी। और भारत के अंदर में आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि सभी प्रकार के चुनाव कराने के निर्णय कौन लेते हैं, तो याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि आपको पता है निर्वाचन आयोग लेते हैं। यानी लोकसभा का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या राष्ट्रपति का चुनाव हो या किसी का भी चुनाव हो, राज्य लेवल पे छोड़ के, मतलब कि पंचायती राज वगैरह का छोड़ के आपको लगभग सभी का चुनाव का निर्णय कौन लेते हैं, तो चुनाव आयोग लेते हैं, जिसका गठन अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 324 में। किसी भी एग्जाम में बैठिएगा ये सब सवाल आपको आएगा, इसीलिए ये सब आज आपको हम थोड़ा लेवल लो रख रहे हैं। धीरे धीरे आपको हाई लेवल की ओर हम लेके जाएंगे। आपको पता है जो लगातार बन के होंगे, हमारा लेवल पता होगा आपको, तो आज से आप लोग लगातार बन के रहिएगा। और डेली आपको लगभग यह वीडियो 9:30 या 10 बजे के बीच आपको अपलोड कर दिया जाएगा। थोड़ा सा एग्जाम होने के कारण हमको जो है कि समय कम मिल पाता था, इसीलिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाते थे, लेकिन अब अनवरत रूप से चालू हो गया है, तो यह चालू रहेगा। ठीक है, तो आप लोग लगातार रह के फायदा उठाइएगा। आगे बहुत सारा एनटीपीसी में बहुत अच्छा पोस्ट है, स्टेशन मास्टर का पोस्ट है, ट्रेन्स मैनेजर का पोस्ट है, टीटी का पोस्ट है, टीसी का पोस्ट है, सुपरवाइजर का पोस्ट है। और सुपरवाइजर का जो पोस्ट है उसके तुलना में समझिए स्टेशन मास्टर कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे से एग्जाम देते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं, तो समझिए सिर्फ 2 एग्जाम ही है, कोई दौड़ धूप कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ 2 पेपर है। और 2 पेपर में आपका प्री में सिर्फ क्वालिफाई कीजिए, मेंस में अच्छा नंबर लाइए, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। जब मेंस में अच्छा नंबर लाइएगा तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए आप मेहनत कीजिए। आजकल के समय में कोई भी जॉब छोटा नहीं है। कोई भी अगर आप सरकारी जॉब करते हैं तो आपको 35,000 महीना से किसी में कम नहीं है। आपको अगर छोटा से छोटा जॉब भी लेते हैं तो समझिए कि आपको 35,000 या 30,000, 35,000, 34,000 से स्टार्टिंग होता है, तो उससे प्लस ही होते चल जाएगा। इसीलिए आप लोग मेहनत करके एक बार सरकारी जॉब ले लीजिए, आप 60 साल तक के लिए अपना टेंशन फ्री हो जाइए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति, जैसे आपको पता है कि जैसे अभी संसद है, भारत के अंदर में संसद जो होती है वो सबसे बड़ी संस्था है। भारत के अंदर में राजनीतिक रूप से अगर देखें तो सबसे बड़ी जो संस्था है भारत के अंदर में राजनीति के क्षेत्र में वह संसद है। और राजनीति के क्षेत्र में संसद का गठन इसलिए किया गया है कि जितने भी नियम कानून की आवश्यकता होगी या संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होगी वह सब काम कौन करेंगे, तो संसद करेगी, जिसका गठन अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। किसके तहत? 79 के तहत। आप लोग को हम बार बार एक ट्रिक बताते रहते हैं, 100 रोलो सरल, 100 रोलो सरल, यानी 100 से संसद 79 हो जाएगा, और रो से राज्यसभा आपका 80 हो जाएगा, और लो से लोकसभा 81 हो जाएगा। ठीक है, और संसद का जो गठन किया गया है ना, वो लोकसभा और राज्यसभा को मिला के किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा को मिला के इसका गठन, संसद का गठन किया गया था, याद रखिएगा। और आप लोग को बता दे कि संसद का जो अभिन्न अंग माना जाता है वह भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को याद रखिएगा। और आप लोग को बता दे कि भारत के अंदर में एक क्वेश्चन पूछा गया था बिहार एसआई में, और भी आगे एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे के भी पेपर में, कि भारत के अंदर में संविधान संशोधन करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी है। तो ऑप्शन में अगर संसद रहेगा तो आप लोग आराम से लगा के आ जाइएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो आप माइंड तुरंत लगाइएगा, 100 रोलो सरल, 79, 80, 81, यानी संसद 79 चल जाएगा। रो से राज्यसभा का गठन 80 के तहत, और लो से लोकसभा का गठन 81 के तहत। और आप लोग को बता दे कि लोकसभा और राज्यसभा भले भी हम भारत में देख रहे हैं लोकसभा राज्यसभा होता है, लेकिन आपका माइंड क्या कभी काम किया कि लोकसभा राज्यसभा वो भारतीय
के द्वारा उत्पत्ति किया गया शब्द है क्या? तो बोलिएगा नहीं। लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों जो आपका सदन होता है, ये दोनों सदन हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि भारत के अंदर में राजनीति व्यवस्था पर जो सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है वो ब्रिटेन का ही पड़ा है, क्योंकि हम लोग लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटेन का ही गुलाम थे या उपनिवेश थे। उपनिवेश का मतलब उपनिवेश, निवेश का मतलब उस पर आधारित थे हम, ठीक है, वही मेरा खर्चा बर्चा चलाता था। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों हम कहां से लिए हैं या फिर संसदीय स्वरूप कहां से लिए हैं, तो ब्रिटेन से। संसदीय स्वरूप कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता भी कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से। मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से। तो आप ये सब याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि भारत के अंदर में जो भी पार्टी या जो भी व्यक्ति सबसे अधिक वोट लाता है वही विजेता घोषित होता है। ये वाला चीज भी कहां से लिए हैं? तो ब्रिटेन से। कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से। और राष्ट्रपति का पद भी कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत के अंदर में राष्ट्रपति के पद की तुलना किस देश के राजा या महाराजा से किया जाता है? तो मारिएगा ब्रिटेन। किससे? ब्रिटेन से। यह सवाल आता है क्योंकि मान लीजिए ब्रिटेन पे ही शासन प्रशासन सब भारत का देख रहा था, इसीलिए नियम कानून जो सबसे अधिक लिए हैं वो ब्रिटेन से लिए हैं। यानी संसदीय स्वरूप, यानी संसद का जो स्वरूप बना हुआ है वो ब्रिटेन से लिए गए। तो अब यहां पर आपको बता देते हैं 2 ईस्वी आप याद रखिएगा कि लोकसभा जब इंडिया का चीज नहीं था, राज्यसभा जब इंडिया का चीज नहीं था, क्या ये ब्रिटेन से हम लिए हैं? बोलिएगा हाँ भैया आप तो बताए ब्रिटेन से लिए हैं। लेकिन लोकसभा का नाम जब भारत में आया तब उसका लोकसभा नाम पड़ा। तो लोकसभा का नाम पहले हुआ करता था हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या हुआ करता था? हाउस ऑफ कॉमन्स। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि हाउस ऑफ कॉमन्स का नाम बदल के लोकसभा कब पड़ा? तो बोलिएगा 1954 में। 1954 में, यानी जौन साल भारत रत्न का शुरुआत हुआ था ना, और साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी का जिस वर्ष स्थापना हुआ था ना, उसी साल लोकसभा का नाम लोकसभा पड़ा, या फिर हाउस ऑफ कॉमन्स का नाम लोकसभा पड़ा, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं राज्यसभा का नाम भी उसी साल पड़ा है, 1954 में। तो आप माइंड में फिट रख लीजिएगा। ऐसे राज्यसभा का नाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स हुआ करता था, ठीक है, और इसका नाम हाउस ऑफ कॉमन्स हुआ करता था। तो वो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ इसवी जरूर पूछेगा कि लोकसभा का नाम लोकसभा कब पड़ा और राज्यसभा का नाम राज्यसभा कब पड़ा। तो दोनों के लिए 1954 मारिएगा, दोनों के लिए 1954 मारिएगा। और भारत रत्न का शुरुआत भी 1954। और भारत रत्न पाने वाले, जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो याद रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनके जन्म दिवस को 5 सितंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और याद रखिएगा इनके द्वारा लिखा गया 2 पुस्तक हम बार बार बताते हैं। एक का नाम है इंडियन फिलॉसफी। क्या नाम है? इंडियन फिलॉसफी। और दूसरे का नाम है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये इनका 2 पुस्तक था। और याद रखिएगा भारत के अंदर में ये पहले उपराष्ट्रपति बने थे और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन पूछता है, हाँ भारत के अंदर में पहले उपराष्ट्रपति पूछे और दूसरे राष्ट्रपति पूछे, तो मारना है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राजनीति व्यवस्था में आने से पहले वो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं था, वो अचानक आके जुड़े। तो भाई ये पहले कहाँ थे, क्या करते थे? तो ये पहले रूस में भारत के प्रतिनिधि के रूप में रूस में जाके एक राजदूत के रूप में काम करते थे। तो याद रखिएगा कि वो राजदूत, या फिर आप बोल सकते हैं ये एक प्रकार का फिलोसफर थे। घूम घूम के जो है कि वो आपका प्रचार प्रसार करते थे, यानी कि हिंदू धर्म वगैरह को बढ़ावा देने के लिए। इसीलिए तो वो एक पुस्तक लिखा है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ठीक है। और याद रखिएगा वो रूस में घूम रहे थे, एक दार्शनिक के रूप में घूम रहे थे या फिलोसफर के रूप में, क्योंकि फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक, ठीक है। जैसे अरस्तु हुआ करते थे, प्लूटो हुआ करते थे, तो वो लोग दार्शनिक थे, ठीक है। जैसे कार्ल मार्क्स हुआ करते थे। तो आप याद रखिएगा कि रूस में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के अंदर में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने से पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस देश में उच्चायुक्त या राजदूत के रूप में काम कर रहे थे या दार्शनिक के रूप में, तो रूस लगाइएगा। क्या लगाइएगा? रूस लगाइएगा। और इसीलिए
प्रश्न बना है भारत राजनीतिक व्यवस्था में कि भारत के पहले दार्शनिक राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो भारत के अंदर में पहले दार्शनिक राष्ट्रपति जो लगाइएगा वो आराम से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के अंदर में पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो आप लोग को पता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं। इसका मतलब मिसाइल जब वो बना रहे थे जरूर वो वैज्ञानिक रहे होंगे, इसीलिए भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन 2015 में हुआ था, याद रखिएगा, मेघालय की राजधानी शिलोंग में। और उनको दफनाया गया या उनका समाधि स्थल जो बनाया गया वो तमिलनाडु में उनका घर था, रामेश्वरम में। कहाँ में था? रामेश्वरम में। और उनके द्वारा लिखा गया 2-3 पुस्तक आप याद रख लीजिएगा, मिशन 2020, दूसरा पुस्तक याद रखिएगा आपका अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान, या उसी को इंग्लिश में कह देता है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, या फिर अग्नि की उड़ान। और पहला पुस्तक बताए मिशन 2020। और उनको माइंड बहुत ज़्यादा था, तो एक याद रखिएगा इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स। तो ये 3 पुस्तक का रचनाकार कौन है, तो याद रख लीजिएगा आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखिए क्वेश्चन पूछे थे प्राक्कलन समिति, हम इसका आंसर नहीं दिए, दूसरे जगह पूछ गए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सुनिएगा। प्राक्कलन समिति यानी सबसे बड़ी समिति अगर पूछे हमारे भारत के अंदर में राजनीतिक व्यवस्था में, तो वो प्राक्कलन समिति है। कौन सी समिति है? यानी छोटी बड़ी बहुत समिति है, लेकिन सबसे मुख्य समिति और सबसे बड़ी समिति जो है वह प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की कुल संख्या 30 होती है, याद रख लीजिएगा। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति ये दोनों महत्वपूर्ण समिति है अभी वर्तमान समय में भारत के अंदर में। ठीक है, और प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य की संख्या 30 होती है। और यह 30 सदस्य जो होते हैं लोकसभा से, 30 का 30 सदस्य कहां से होते हैं? लोकसभा से। और लोक लेखा समिति जो है इसमें कुल सदस्य की संख्या 22 होती है। और 22 जो होती है यह 2 जगह से पहुंचती है, 2 जगह में से पहला याद रखिएगा लोकसभा से, और कुछ सदस्य पहुंचते हैं राज्यसभा से। लोकसभा से पहुंचते हैं 15 सदस्य और राज्यसभा से पहुंचते हैं 7 सदस्य। तो 15 7 हो गया 22, किसमें? लोक लेखा में। और राज्यसभा और आपका प्राक्कलन समिति में आपका 30 का 30 होता है लोकसभा से, 30 का 30 होता है लोकसभा से, याद रखिएगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि भारत के अंदर में किन 2 समिति को जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं, तो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरा क्वेश्चन पूछेगा भारत की सबसे मुख्य समिति या सबसे बड़ी समिति कौन है, तो वो 30 गो सदस्य वाला मार दीजिएगा प्राक्कलन समिति। क्या मारिएगा? प्राक्कलन समिति। और दोनों समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। आप लोग याद रख लीजिएगा, ये सब सवाल पूछता है। और भारत के अंदर में प्राक्कलन समिति का आप लोग को बता देते हैं आखिर स्थापना क्यों किया गया। प्राक्कलन समिति का स्थापना भारत के अंदर में क्यों किया गया, तो भारत के अंदर में प्राक्कलन समिति का स्थापना याद रखिएगा कि जब भारत के अंदर में बजट पेश होता है। क्या पेश होता है? बजट। यानी आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष बजट पेश होता है। तो बजट का मतलब होता है कि अगले वर्ष जो खर्च होने वाला है वो किस किस क्षेत्र में कितना कितना खर्च आएगा। मान लीजिए कि आपका एक घर है, आपके पिताजी महीने का 50,000 कमाते हैं, तो आपके पिताजी का खर्च बटाया होगा कि बड़ा वाला बेटा को बाहर में पटना में रह के पढ़ रहा है या दिल्ली में रख के पढ़ रहा है, उसको 10,000 महीना हमको भेजना रहता है। बड़ी छोटी वाली बेटी आपका भी गांव में ही पढ़ रहे, तो उसको 2,000 रुपया महीना देना होता है ट्यूशन फी, और 5,000 रुपया घर का जो है कि राशन वगैरह का खर्च आता है। तो इस तरह जोड़ के जो है कि आपको पता होगा कि अलग अलग क्षेत्र में जो आपका अलग अलग खर्च जा रहा है, वह बोल सकते हैं कि आपका 50,000 रुपया का बजट है, उसी को आप अलग अलग क्षेत्र में जो खर्च कर रहे हैं, इसी का पूर्वानुमान लगाता है कि चलो भाई ये महीना तो हो गया मेरा काम, अगले महीना में हमको 4 जगह पैसा भेजना है। तो आप अनुमान लगाइएगा कि हमको 50,000 मिलता है, 10,000 इधर देना है, 5,000 इधर देना है, 20,000 इधर देना है। यानी बजट का पूर्वानुमान लगाने के लिए भारत सरकार के द्वारा याद रखिएगा
प्राक्कलन समिति का स्थापना 1950 में किया गया। कब किया गया? 1950 में। आप याद रखिएगा एक क्वेश्चन, इस भी जरूर याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि प्राक्कलन समिति का स्थापना किस वर्ष हुआ है, तो माइंड खोल के याद रख लीजिएगा। जो बोल रहे हैं याद रखिएगा, प से प्राक्कलन प से 50, प से प्राक्कलन प से 50, प से प्राक्कलन प से 50। और सदस्य आपके माइंड में घूमना चाहिए कि 30 गो होता है, 30 का 30 लोकसभा, 30 का 30 लोकसभा से होता है। और सबसे बड़ी संसदीय समिति भी कौन सी है? तो वही आपकी प्राक्कलन समिति है। ठीक है। और सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष, सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो लोक लेखा समिति हो या प्राक्कलन समिति हो। समझ में आ गया? और आप लोग को बता देते हैं कि भारत के एक व्यक्ति थे जॉन मथाई। जॉन मथाई जो है वह बजट पेश करने वाले उस समय व्यक्ति थे, और उन्हीं के कहने पे या उन्हीं के सिफारिश पर याद रखिएगा भारत में प्राक्कलन समिति का स्थापना 1950 में किया गया था। अब माइंड में आता है कि लोक लेखा समिति का स्थापना कब हुआ है, वो बता दीजिए, इन्हें की झोल मार के भाग जाइएगा। तो आप लोग को बता देते हैं लोक लेखा समिति का स्थापना 1921 में, 1921 में लोक लेखा समिति का स्थापना 1921 में, और प्राक्कलन समिति का स्थापना 1950 में, 1950 में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, लाइसोसोम का खोज किस वर्ष डी डुबे के द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा लाइसोसोम का खोज डी डुबे के द्वारा 1958 में, 1958 में। लाइसोसोम जो होता है वह हमारे शरीर का एक हिस्सा होता है जिसको आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि बहुत आदमी को लगता होगा कि अरे यार आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम, ये सब क्वेश्चन अब नहीं आता एग्जाम में, लेकिन आप सुन लीजिए कि आज का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर हुआ है, सेकंड शिफ्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? अब बताइए इसका आंसर लाइसोसोम होगा कि नहीं होगा? इसीलिए कोई भी क्वेश्चन भैया इजी नहीं होता है, कोई भी हार्ड नहीं होता है, बस सिलेक्शन जिस दिन ले लीजिएगा समझिएगा मेरा जिंदगी आज पूरा हो गया। ठीक है। ऐसे नहीं, ये नहीं कि हवाबाजी करने से का रिजल्ट होता है। आप अगर अच्छा लड़का को जब देखिएगा ना, तो आपको वो क्वेश्चन भले उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन उस एग्जाम में वो 2 से 3 प्रश्न ऐसा रहता है जो वो गलती करके आता है, जो कि वो गलती नहीं करना चाहिए उसको, वैसा क्वेश्चन गलती करता है, फिर भी उसका रिजल्ट होता है। लेकिन आप उस चीज से बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आदमी चाहेगा तो वो इजी क्वेश्चन को सही कर सकता है, लेकिन जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में, एग्जाम के प्रेशर में वो गलती करके होता है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप बचिए उसे समय रहते हुए। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन आप इजी है तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको बार बार रिवीजन कीजिए आप। ठीक है। अपनी नजरों से गुजारिए, तभी वो संभव है। ठीक है। आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो आप लोग को बता देते हैं कि तीस्ता जो है वह एक आपकी भारत के अंदर में नदी है, और तीस्ता जो है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और तीस्ता जल विवाद भी भारत और बांग्लादेश के बीच है। तीस्ता जल विवाद जो है वह भारत और बांग्लादेश के बीच है, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच एक नदी बहती है जिसका नाम है तीस्ता नदी, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऐसे देखें तो ब्रह्मपुत्र की और भी सहायक नदी है, जैसे कामेंग हो गया, सुबनसिटी हो गया। ठीक है। तो ये सब जो है आपका किसका सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल जो है वह भारत में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत के बाहर तिब्बत के आसपास है। कहां में है? तिब्बत। और तिब्बत की राजधानी याद रखिएगा लहासा है। तिब्बत की राजधानी कहां है? लहासा। आप लोग को पता है दलाई लामा का नाम सुने होंगे, न्यूज देखते होंगे दलाई लामा। तो दलाई लामा जो है वह आपके बौद्ध धर्म के गुरु कहलाते हैं, बौद्ध धर्म के गुरु कहलाते हैं दलाई लामा, जिसका घर तिब्बत में ही याद रखिएगा एक घर है पोटाला हाउस, उसी में वो रहते हैं। ठीक है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, मेरी 51 कविताएं किसकी रचना है? तो मेरी 51 कविताएं भारत के जाने माने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक है। भारत के अंदर में अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम दिनों तक रहने वाले प्रधानमंत्री बने हैं, मात्र 13 दिन। कितना दिन?
और सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड जो है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है, जो लगभग 16 वर्ष तक रहे थे। और मात्र 13 दिन तक कौन रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी अपने जीवन काल में कुल 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, भारत के अंदर में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, भारत के अंदर में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का नाम बताए जो अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा किया, तो भी आंसर आएगा अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन जानते हैं, अगर यही सवाल हम पूछ देंगे ना तो डायरेक्ट सबका आंसर आता मोरारजी देसाई। ठीक है, भारत के अंदर में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री सब रट लेता है मोरारजी देसाई। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा अगर हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ दिए कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाला पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो इसका आंसर अटल बिहारी वाजपेयी आएगा। तो आप लोग को बता दे, जब से प्रधानमंत्री बनना चालू हुआ वो कांग्रेस पार्टी से ही बनते थे। किससे बनते थे? कांग्रेस पार्टी से ही बनते थे। लेकिन 1977 में 1977 में पहली बार उथल पुथल करके आपका बीजेपी की सरकार आई। किसकी सरकार आई? बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई बने। कौन बने? मोरारजी देसाई बने। और ये अपना कार्यकाल 5 वर्ष तक पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि आपको पता है कि मोरारजी देसाई जो थे वह अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले ही अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। अपने पद पर से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री जो बने हैं वो मोरारजी देसाई बने हैं, यानी कि वो रणभूमि को छोड़ के भाग गए। इसीलिए इनके लिए एक शब्द आता है, रणछोड़ शब्द का संबंध किस प्रधानमंत्री से है? तो रणछोड़ शब्द का संबंध जो है वह भी मोरारजी देसाई से है। और इसका नेचर जो था ना वो बिल्कुल क्योर था, इसीलिए नेचर क्योर पुस्तक के लेखक भी कौन है? मोरारजी देसाई। तो आज जो है वो हम बिल्कुल आपका लेवल जो रखे हैं वो इजी टू मॉडरेट रखे हैं। हम दिन ब दिन आपको बढ़ा देंगे, कल आपको थोड़ा लेवल हाई मिल जाएगा और उसमें आपको ज्योग्राफी भी करेंगे, साइंस भी करेंगे और इधर आपको आर्ट्स पेपर से 2 टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो कुछ हम अब जो है कि आपका करंट अफेयर्स का ले लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद फिर जो है कि हम आगे अपने सेशन को ब्रेक करेंगे और फिर कल पे आप लोगों से हम मिलेंगे। ठीक है, तो बताइएगा कि वर्तमान समय में बताना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान समय में भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है, तो आप बताइएगा। बदल गया है, बदल के कौन बना है? तो संजीव खन्ना बने हैं, संजीव खन्ना। और इससे पहले 50वें नंबर के थे DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ अब घर चल गए हैं, अब उसके जगह आए हैं संजीव खन्ना, 51वें नंबर के बने हैं। वहीं आपको पता है 2 गो और चीज बदल चुका है इंडिया में, RBI के गवर्नर भी बदल चुके हैं। RBI के गवर्नर बन चुके हैं संजय मल्होत्रा। कौन बन चुके हैं? संजय मल्होत्रा। इससे पहले शक्तिकांत दास थे 25वें नंबर के, तो ये 26वें नंबर के अब बन गए। कितने नंबर के? 26वें नंबर के बन गए। यानी RBI का अगर गवर्नर का नाम भूल जाइएगा तो आपको हम जुगाड़ देते हैं। ठीक है, RBI मतलब पैसा वाला चीज है, पैसा यानी कि पैसा हम लोग बोलचाल के भाषा में माल बोल देते हैं, इसका मतलब मल्होत्रा, याद रखिएगा। RBI का गवर्नर कौन है? मल्होत्रा। वहीं एक और पद का चेंजिंग हुआ है जिसको कि आपके नियंत्रक मालिका परीक्षक है। ठीक है, इसको हम लोग कैग कहते हैं। ठीक है, कैग नियंत्रक मालिका परीक्षक पहले गिरीश चंद्र मुर्मू था, अभी बन चुके हैं आपके संजय मूर्ति। कौन बन चुके हैं? संजय मूर्ति बन चुके हैं। यानी मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो संजय मल्होत्रा, संजीव खन्ना मारिएगा, संजीव खन्ना मारिएगा। और आपका RBI का गवर्नर पूछेगा तो मल्होत्रा मारिएगा, संजय मल्होत्रा। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा CJ आपका जो है कि कैग कौन है, CAG कैग कौन है, नियंत्रक मालिका परीक्षक, तो संजय मूर्ति मारिएगा, संजय मूर्ति। और संजय मूर्ति का क्रम बता देते हैं। इससे पहले आपको बता था कि गिरीश चंद्र मुर्मू थे 14वें नंबर के, और ये कितने नंबर के बनेंगे? 15वें नंबर के। कितने नंबर के? 15वें नंबर के। तो तीनों का नाम हो गया, तीनों का क्रम याद रखिएगा, इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा, मौसे मानवाधिकार मौसे मिश्रा जी है। कौन है? मिश्रा जी, यानी मानवाधिकार मिश्रा जी। और पूरा
नाम अगर याद रखेगा अरुण कुमार मिश्रा है, अरुण कुमार मिश्रा है। और याद रखेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो दिसंबर महीना में ही मनाते हैं, 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं और 25 में अगर एक दिन जोड़ दीजिएगा तो 26 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं वीर बाल दिवस। क्या मनाते हैं? वीर बाल दिवस। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना, रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? तो रेलवे बोर्ड के सीईओ है सतीश कुमार। कौन है? सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार, जिन्होंने, आपको पता है कि कुछ दिन पहले रेलवे बोर्ड की पहली महिला जो बनी थी वह आपके अध्यक्ष और सीईओ, तो उसके जगह पे कौन स्थान लिया है? तो सतीश कुमार लिया है। और पहली जो महिला बनी थी उनका नाम भी आपको बता देते हैं, जया वर्मा सिन्हा बनी थी। कौन बनी थी? जया वर्मा सिन्हा बनी थी। जब वो पद छोड़ के गए तो उनके स्थान पे सतीश जी आए हुए हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को दोनों बता देते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष, लोक लेखा समिति का भी अध्यक्ष बता देते हैं और प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष भी बता देते हैं। आप लोग याद रखेगा करंट के तौर पे। स्टैटिक में तो आपको बता ही दिया, उससे बार को संदर्भ नहीं पूछेगा, लेकिन आपको इधर हम दोनों बता देते हैं कि प्राक्कलन समिति का अगर अध्यक्ष पूछेगा तो संजय जायसवाल है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है? संजय जायसवाल। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता है विपक्ष में हमेशा बोलते रहते हैं अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी यानी लोक लेखा, आपको सुनिएगा प्राक्कलन समिति जो होते हैं, आपको पहले पता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन में 30 का 30 लोकसभा के होते हैं और लोकसभा के बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री होते हैं। इसका मतलब कभी भी प्राक्कलन समिति जो है वो आपको प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में नहीं बोलेगा, क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य रहते हैं। लेकिन आपका जो लोक लेखा समिति होता है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष वाले बैठते हैं। राहुल गांधी वगैरह का पार्टी आके बैठेगा, ठीक है, विपक्ष में। तो आप याद रख लीजिएगा, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो बनते हैं वो विपक्ष के व्यक्ति बनते हैं, यानी मोदी वाला पार्टी नहीं बनेगा, वो राहुल गांधी वाला पार्टी का बनेगा। तो वो संजय जायसवाल है लोक लेखा समिति, अधीर रंजन चौधरी है और लोक लेखा समिति के संजय जायसवाल है। और दोनों का स्थापना आप लोग को आज के बाद नहीं भूलिएगा, शायद प्राक्कलन का 50 में और लोक लेखा का 1921 में, ठीक है। तो चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग बता दीजिएगा कि एनटीपीसी के अध्यक्ष कौन है? एनटीपीसी जो रेलवे फॉर्म भराया, ये वाला एनटीपीसी ना है, जो विद्युत का उत्पादन करता है एनटीपीसी, उसका फुल फॉर्म यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, यानी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। इसके अध्यक्ष जो है वो रविंद्र कुमार है। कौन है? रविंद्र कुमार है एनटीपीसी का। और एनटीपीसी का स्थापना 1975 में ही हुआ है। कब हुआ है? 1975 में। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ में है? नई दिल्ली में है। तो चलिए आज के सेशन तक आज यहीं पर ब्रेक करते हैं। पुनः आपसे हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।